अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, कराची के कब्रिस्तानों को कई तरह के मसाइल का सामना है, जिनमें ज़मीन की कमी है, गैर कानूनी कब्जे हैं, सफाई सुथराई, कब्रिस्तानों का तहफ़्फ़ुज़, इंतज़ामी उमूर, गैर मुतवाज़िन तदफ़ीन भी एक अहम मसला है। सिंध हुकूमत अपने दौरे हुकूमत में क्या इक़दाम करी है? शहर के कब्रिस्तानों में सहूलियात का फुकदान है, कब्रिस्तानों में माफियाज का कब्जा है और गोरखन माफिया खास तौर पर बहुत सरगर्म है, मुंह मांगे पैसे वसूल करती है। कब्रिस्तानों को मिसमार करने वाली माफिया के खिलाफ हुकूमत काफी मुतहर्रिक है और क्या इकदाम करी है, इस पर भी हम बात करेंगे। जबकि सरकारी रेट पर कब्रों की जो फरोख्त है वो ना हो, उससे बचने के लिए क्या इकदाम हुकूमत ने किए हैं, किस तरह की चीज़ों को सामने रखा गया है, ये भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। जबकि शब बारात के मौके पर ही सफाई क्यों होती है, सारा साल क्यों नहीं होती, या कब्रिस्तानों के मसाइल का हल क्यों नहीं किया जाता, ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ मेरे जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं। पैनल में मोहम्मद सरवर आलम साहब, डायरेक्टर कब्रिस्तान KMC, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। शर्जील गोपलानी साहब, चेयरमैन कच्ची मेमन मरकजी जमात पाकिस्तान, ये भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जबकि जमाल अहमद MP हैं MKM और मोहम्मद फारूक MP हैं जमात इस्लामी के, ये हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे। आप तमाम हजरात को मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी मोहम्मद सरवर आलम साहब आपसे। सरवर साहब, मसाइल बेशुमार हैं और उनके हल के लिए इकदामात तो किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इकदामात नाकाफ़ी हैं, कहीं कहीं इंतज़ामिया भी बेबस नज़र आ जाती है। देखते हैं, हमें अभी जब मोन्टा चल रहा था तो उसमें आपने यकीनन देखा होगा जो गंदे पानी का जो सीवरेज और ये सब जो इतना बहाव था, वो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान का था वो इलाका। और बजाते खुद मैंने विजिट किया और ये मैंने ही वीडियो बनाई, ये कहीं इधर उधर की वीडियो नहीं, किसी और के हाथ की नहीं है। बताने का मकसद ये है कि खुद विजिट किया हमने। अब जब इंतज़ामात कर रहे हैं तो वहाँ का ये मसला आपके नॉलेज में है? अस्सलाम वालेकुम और तमाम यहाँ और शुरका मौजूद जितने भी हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें, शहर में जो मसाइल हैं उसमें एक मसला कब्रिस्तान भी है। ये बात आपके इल्म में होगा कि कराची 8वें नंबर का पॉपुलेट सिटी है और जिस तरह से शहर बढ़ रहा है, यकीनन फुकदान उसके उन चीज़ों का मौजूद है। मसाइल के हवाले से भी, सिविक सेंस के हवाले से भी, सारे मसाइल के हवाले से भी ठीक। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के शहर कराची बन रहा है। ठीक है। देखिए, अब मेयर की भी इख्तियारात महदूद हैं। बज़ाहिर तो 33% के मेयर हैं, लेकिन जवाब पूरे कराची का देना पड़ता है। कोई भी मसला हो जाए तो मेयर साहब को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ इदारों में बटा हुआ है ना पूरा कराची। ठीक। लेकिन अब जहाँ तक कब्रिस्तान की आप बात कर रही हैं और अभी पर्टिकुलर मोहम्मद शाह की जैसे बात कर रही हैं आप अभी, तो बेशक ये गेट नंबर 3 है। ये भी मैं 2 या 3 दिन पहले मैं गया था जब वहाँ पर हमने एक ऑपरेशन किया था, 2-3 गोरखन को गिरफ्तार किया था। अच्छा। तो मेरे साथ AC साहब मौजूद थे, AC न्यू कराची अरसलान साहब। मैंने उनके भी गुजार किया था कि देखें सर, ये प्रॉब्लम है। ये बेसिकली वो पानी जो कब्रिस्तान में तो पानी नहीं होता, ठीक है, वो पीछे आबादी से मुस्तकिल पानी आ रहा है ना कि अच्छा। और वो कंवारी कॉलोनी और पीछे से वो पूरा पानी चला आ रहा है। 2 दफ़ा हम वहाँ पर सीवरेज लाइन डलवा चुके हैं, लेकिन पानी का और कचरे का इतना बहाव होता है कि हमने उस पर 18 इंच की भी लाइन डाली है, लेकिन वो भी चूक हो जाती है। अच्छा। क्योंकि पीछे भैंस के बाड़े हैं और बहुत कुछ है, जिसकी वजह से फुजले की वजह से सारा लाइन चूक होता है और वो पानी फिर ओवरफ्लो करके बाहर आता है। ये अच्छा, वहाँ पर एक और चीज़ भी थी कि जो साफ पानी की भी कहीं से कोई लाइन वहाँ से गुजर रही है जो कि टूटी थी, और वहाँ पर साफ पानी भी वो भी बह रहा है वहीं पे उसी जगह पे। तो लेकिन वहाँ पे एक और अच्छी चीज़ थी कि उस पूरे रोड को बाकायदा बनाया गया था। वो एक पूरा प्रॉपर रास्ता है मोहम्मद शाह कब्रिस्तान का जो गेट नंबर 3 है, आगे तक जा रहा है, और वहाँ पे लाइट का सिस्टम बहुत अच्छा लगा हुआ है जो रात को काफ़ी वो कर लेता है। अच्छा, शर्जील गोपलानी साहब से भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल शर्जील साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो खैर चेयरमैन हैं अपनी पूरी जो मरकज़ी मेमन जमात है कच्ची मेमन, तो
किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आप लोगों को जब आप इन इलाकों में जाते हैं या कब्रिस्तानों में जाते हैं, तो क्या देखते हैं वहाँ पे, क्या मसाइल? देखिए, मोहम्मद शाह जो कब्रिस्तान है, इससे पहले घास मंडी का इलाका है, चील चौक का, वहीं पे हमारा कब्रिस्तान भी है, हुसैनी बाग कब्रिस्तान भी है। ये बेसिकली मेमन गुजराती बिरादरी के वहाँ कब्रिस्तान है, जिसमें इस्नाशी बिरादरी का भी है, बोरा बिरादरी का भी कब्रिस्तान साथ ही है। हमारा कब्रिस्तान भी उसी साथ है। अब हमारे ये सारे कब्रिस्तान तो वैसे केएमसी के ही अंडर में आते हैं? नहीं, बेसिकली देखिए, अब हमारी जो कब्रिस्तान है तो वो हम लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज की हुई है। ये मेवा शाह की बात नहीं, मैं मेवा शाह की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मेवा शाह के साथ मेवा शाह, मैंने इसलिए पूछा कि वो उसमें आता है। मेवा शाह जो है वो, उसका तो मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन अब हमारा घास मंडी पे अपना प्रोग्राम जो कब्रिस्तान है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हमने, हमारे बड़ों ने सन 1800 में खरीदी है। अच्छा। और 1940 से लेके अब तक का एक एक कब्र का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, अप टू डेट। ठीक है, हमारी अपनी बिरादरी का। अच्छा। एक एक कब्र का आपको मिलेगा, आप आए, आपको ऑर्गेनाइज अंदर कब्रों का सिस्टम मिलेगा। ठीक है, एक पूरा, हम अपनी कम्युनिटी के हिसाब से इसको मेंटेन करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये प्राइवेटली एक वो है, प्राइवेटली हमने अपनी बिरादरी के हिसाब से इन चीज़ों को किया। अब कराची की जितनी आबादी है उसके हिसाब से आज से 10 साल पहले, बल्कि 20 साल पहले, 2002-2003 में केएमसी की जानिब से मार्च गोड पे तमाम बिरादरियों को कब्रिस्तान की ज़मीनें दी गई, हमारी बिरादरी को भी दी गई। अब हमारा इस वक्त क्योंकि ज़मीन मौजूद है और शहर के अंदर हम मौजूद हैं, तो उस ज़मीन में अभी हमारी तदफीन शुरू नहीं हुई, लेकिन उस पर कब्जा भी हो गया कब्रिस्तान की ज़मीन पे। अच्छा। और किसी और के नाम पे अलॉट्स भी हो गए, अलॉटमेंट। अब तो ये कैसे हो गया? कब्जा माफिया तो एक अलग है, लेकिन अलॉट होना ये तो फिर मतलब हुकूमती इदारे जवाब दें ना इस बारे में। अलॉटमेंट कैसे हो सकती है? डायरेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके इल्म में भी होगा, ये मार्च गोड पे जो कब्रिस्तान दिया गया, कच्ची मोहन बिरादरी बहुत बड़ी बिरादरी है। ठीक है, हमारे इस वक्त 7 से 8 जमात खाने इस शहर में मौजूद हैं। अच्छा। 8 से ज़्यादा मसाजिद हमारी अपनी मौजूद हैं, और हर चीज़ का हमारा एक सिस्टम बना हुआ है पूरा। लेकिन इसके बावजूद भी उन कब्रिस्तानों पर कब्जा हो जाता है। एक तो लैंड माफिया अपनी जगह है, फिर ये गोरकन माफिया। अब देखें, हमारे पास प्राइवेट हमने गोरकन रखे हुए, लेकिन हम देख रहे हैं वो जद्दी पुश्ती है, गोरकन वाला माफिया जो है वो अंदर मौजूद होता है कब्रिस्तान में। वो जगहों को जो है, शायद घर बने होते हैं ना वहाँ पे, उनके अंदर घर बना के रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मंशियात का बड़ा मामला है। आप मेवा शाह के इलाके में अंदर चले जाएं, फिर वहाँ पे क्रिमिनल्स जिस तरीके से जो है आबादियाँ हो चुकी हैं अंदर, जिस तरह लोगों को लूट लिया जाता है, रात के वक्त जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारा भी जो कब्रिस्तान है उसके बाद थोड़ा व्यवहार सन्नाटा होता है, वहाँ से लोगों को लूट लिया जाता है रात के टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि हुकूमती सतह पे देखने की भी ज़रूरत है। और अब ये कब्रों का जो रेट है, अगर आप तारिक रोड चले जाएं तो इस वक्त 3-3.5 लाख रुपए की एक कब्र है। अच्छा, फिर इतना गुंजान आबाद कब्रिस्तान है, उसमें कब्र कैसे निकलती है? अब तो ये सरवर साहब, जो कब्रों का जो मामला है, अब तो ये 2 मंजिला 3 मंजिला इस टाइप भी मैंने देखा कि ऐसी भी कब्रें बन रही हैं। लोग अपने ही प्यारों की कब्र पे वो कहते हैं कि इसी को हमें दे दी जाए, ऐसा भी हो रहा है। देखिए, आपने जब हमें लास्ट टाइम बुलाया था तो उस वक्त हमने इस पर गुफ्तगू की थी कि अभी जो हम तदफीन जो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पुरानी कब्रों पे हो रही है। और मतलब लवाहिकीन अपनी मर्जी से अपनी पुरानी कब्रों में पुरानी लवाहिकीन, फिर नए लवाहिकीन डालते हैं उसमें वो। लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं ये कि उसमें एक बना करके उसको पैक करके फिर ऊपर बना दिया, फिर एक तीसरा बना दिया। लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप इसी तरह से हाई राइज सब बना देंगे, कब्रिस्तान भी हाई राइज बना, मतलब ये हाई राइज ही कहेंगे। सही बात है, जो चल रहा है अब तो आप फिर आपने बनाया, आपके पड़ोसी ने बनाया, उसने बनाया, फिर आप कब्र में इस तरह दाखिल कैसे होंगे? आप कब्रों पे जाएंगे, मतलब कब्रों पे जाएंगे कैसे आप? तो इसमें सिविक सेंस की बड़ी सख्त जरूरत है हमें कि कम से कम अपनी ख्वाहिशात को हम पूरा करने, दूसरों को परेशानी में मुब्तला ना करें। बिल्कुल, बड़ी बहुत अच्छी बात कही। ये कुछ हमें भी, कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। हर जिम्मेदारी हम हुकूमती इदारों को कह के खुद बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, ये बहुत अहम बात है। MKM से MP जमाल अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल अहमद साहब। वालेकुम सलाम। जमाल अहमद साहब, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है कब्रिस्तानों के मसाइल पे। इंसानों के मसाइल पे तो हम बात करते ही हैं, जो जिंदा इंसान है, बहुत सारी बात हम करते हैं, तजावजात के मामले, महंगाई, बिलिंग, ये वो। आज हमने चूज किया टॉपिक के वो लोग जो हमारे प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और वो लवाहिकीन जो अपने प्यारों की कब्रों पे जाते हैं उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप तो MKM एक जानी मानी जमात है,
कभी इस मौजू पे कोई करारदाद असेंबली में पेश की गई, कभी इस मौजू पे कोई बात की गई सिंध असेंबली में? बहुत शुक्रिया, बहुत शबरात की आमद है जी। और मैंने यहाँ पे एक दिन पहले सिंध असेंबली में एक कब्रिस्तान के हवाले से मैंने कॉल अटेंशन डाली थी और मैंने उसको तकरीर की। पूरी वीडियो आपके चैनल पे भी मौजूद है, तो आपके अच्छा। चैनल पे भी मौजूद है ना जी। अब मसला ये है कि ये काफी देखिए इस वक्त जो है कब्रिस्तानों के रेट जो अभी मैं सुन रहा था, गोपलानी साहब और सरवर साहब जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं, इनको पता है कि पिटाई है और कब्रिस्तान चाहे वो मुर्शाद कब्रिस्तान हो, सखेसन कब्रिस्तान है, सब में माफिया ठेकेदारी सिस्टम है। अब सर्वर से अगर सखेसन की बात कर लें, इनसे पूछेंगे इम्प्लाई कितने में, 7 होंगे या 8 होंगे, और यहाँ पे आए तो हर टुकड़ा कहीं ना कहीं ठेकेदारी सिस्टम में बटा हुआ है। ठीक है ना, लोग लाजी किसी के रिश्तेदार या माँ बाप या भाई किसी का इंतकाल ज्यादा दिन तो घर पे रख नहीं सकता ना, उसकी मजबूरी है, अरे वो परेशान है, पहले हॉस्पिटल से परेशान हुआ, वहां पे पेमेंट करनी पड़ी, फिर यहाँ आता है तो कब्रिस्तान का मसला है और कब्र होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कॉलेक्शन डाली उसके बाद और जो कब्रिस्तान के जज डायरेक्टर साहब सरवर साहब बैठे हैं, ये थोड़ा सा एक्टिव हुए और ये 14,300 का मैं नहीं बताया भाई, कब्रिस्तान 14,300 का सरकारी रेट है। आप ये बैठे हुए इसे पूछ सकते हैं, किसी से भी आप ऑनलाइन आप खोलते जी जमाल अहमद साहब, लेकिन ये सरकारी रेट जो है ये उसी तरह है जैसे कि सरकारी रेट हर दुकान पे लगा होता है या हर सब्जी वाले के पास लगा होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता वहाँ पे, ये वहाँ पे भी मामलात ऐसे ही हैं। देखिए बात आपकी सही है कि कुछ होता हो दूसरा होता, मैं मानता हूँ, मगर 14,100 रुपए इस सरकारी रेट है ना। अब इनके पास कबर अवेलेबल नहीं है। मैं 14,300 के अलावा भी बात कर रहा हूँ, जैसे इन्होंने भाई ने भी बोला कि वो 3 मंजिला भी लोग कबर बना रहे थे, सारी टूट के इन्होंने मिसाल दी। देखिए यहाँ पे किसी के रुफ्काकार पे मकसद के इंतकाल हो चुका, उनके रिश्तेदार उसी उसके अंदर कबर में डालना चाहते हैं, तो ऑलरेडी वो पेमेंट कर चुका है पहले कबर की, वो 4 साल के बाद डाले या 5 साल कबर उसकी है। अब उसमें ठीक है, मुझे पता है कि उसके बराबर में कबर है, उसकी दीवारें भी टूटती है, उसको चुनाई उनाई में खर्चा आता है, मैं मानता हूँ इस चीज को, मगर भाई आप 15 से 20 रुपए ले रहे, क्योंकि बराबर की जो दोनों साइड पे बराबर में कबर उसकी दीवारें भी। जमाल अहमद साहब ये तो एक मामला अलग है, यहाँ पे जो बात की है सरवर साहब ने, वो उन्होंने ये कही है कि थोड़ी सी सिविक सेंस होनी चाहिए कि हम कोई फ्लैट सिस्टम थोड़ी बना रहे हैं, मतलब कबर है वो हाई राइज कबर बना रहे हैं, मतलब हाई राइज ग्रेवयार्ड बन जाएगा क्या? ये बताएं कोई यहाँ पे आके कोई जबरदस्ती, देखिए ये जिम्मेदारी केएमसी की है, ये है डिपार्टमेंट जो है मतलब वहाब साहब के पास है, वो 2 साल जो है चेयरमैन भी रहे, फिर तकरीबन 1.5 साल 2.5 साल ये हो गए मेयर भी रहे। तो अच्छा, भाई ये सरकार, ये सवाल इसलिए आपके सामने उठ गया क्योंकि आप तो असेंबली की सीट्स पे है ना मौजूद सर जी। देखिए मैंने मेरे चीखने की वजह से तो डिस्कस किया जाएगा, मेरी चीखने की वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान का मैं एमपी हूँ, एज एमक्यूएम का कारकुन हूँ, मेरी चीखने की वजह से जो सारे एक्टिव है, कब्रिस्तान पे बैनर नहीं लगे थे, पूछे ना कहाँ बैनर लगे थे, बहुत से कब्रिस्तान बंद है। देखें ये सरकार की सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप इनसे ये पूछ रहे, आप ऑनलाइन फोन खोलें और लोगों से करें, इससे कंप्लेन करें, यकीन माने 2-4 कॉलें ले रहे तो आपका अंदाजा हो जाएगा। इनकी जो रसीद होती है पेमेंट वाली, उसकी पेमेंट नहीं लिखी होती है अमाउंट, मुझे कोई रसीद दिखा रही इसमें अमाउंट लिखा हुआ, अब कर रही है, पहले नहीं लिख रहे थे अमाउंट, ऐसी सादी पर्ची देते थे। देखिए कब्रिस्तान नहीं है, मगर 16 साल से सरकार की हुकूमत है और इनका मेयर साहब 4 साल से बैठे हुए हैं, 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर थे। आप बताएं कि अभी तक कब्रिस्तान की कोई जगह नहीं देखी, अवाम क्या करेगी, परेशान है। बाकी किसी के पास अल्लाह ताला ने दिया है, वो लाख रुपए के दे के कब्र ले रहा, मजबूरी में ले रहा है, वो परेशानी ले रहा है, क्योंकि इतने दिन तक अपनी माँ बाप को, रिश्तेदार को घर पे या सत्खाने में नहीं रख सकता। अब यहाँ पे जो है आप इनसे पूछे ना मोहम्मद शाह कब्रिस्तान का क्या हाल है, इन्होंने बताया कि वो सेवरेज लाइन डल गई, फलान लाइन डल गई। तो भाई ये सेवरेज लाइन और पानी की लाइन अगर टूटी है या सेवरेज बह रहा है, इसकी जिम्मेदारी मुर्तजा वहाब उसके चेयरमैन है, वाटर बोर्ड उनके हाथ में है, ये हमारे एमपी एमएनए के हाथ में नहीं है, ये इनके हाथ में है, मुर्तजा वहाब साहब के हाथ में। तो ये सूरत-ए-हाल है। अभी हमने जो बात की कब्रिस्तान की, अब ये जगह देख रहे, कब देखेंगे, क्या होगा, लोग परेशान है, लोग क्या करेंगे। अब इन्होंने पुलिस के जरिए, पुलिस ने ही पकड़ा, इन्होंने भी रेडें मारनी शुरू की। हम ये कहते हैं यार कम से कम जो जिंदा है वो माशी तौर पे परेशान है,
और जो मर गए उससे ज्यादा परेशानी की तकसीम जैसे अच्छा, होगी, वो कैसे इंतजामी अमल तौर होगा? पे परेशान है। ठीक है जमाल अहमद साहब, बिल्कुल आप हमारे साथ ही रहिएगा। सरवर आलम साहब से भी बात करते हैं। सरवर आलम साहब, बहुत सी जगहों पे हमने सफाई होते हुए भी देखा और बहुत बेहतरीन वहाँ पे सफाई हो रही थी स्टिल अभी तक। तो शब बारात आने से कुछ वक्त पहले उम्मीद यही है कि तमाम जो सफाई के इंतजाम हैं सफाई सुथराई के वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे और लोगों को, और लाइटिंग का भी इंतजाम हम देख रहे थे कि वो कुछ कब्रिस्तानों में किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये सिर्फ हम साल में एक दफ़ा ही क्यों करते हैं? और जो रिकॉर्ड की बात हुई थी, जो गोपलानी साहब कह रहे थे कि वो प्राइवेट हैं और उनके पास सारा रिकॉर्ड है, तो गवर्नमेंट के पास तो ज़्यादा बेहतर तौर पे रिकॉर्ड का सिस्टम होना चाहिए, क्यों? देखिए, जमाल अहमद साहब जो हैं माशाल्लाह ये बहुत एक्टिव हैं और कब्रिस्तान के हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं। कई दफ़ा इन्होंने असेंबली में क्वेश्चन भी उठाया है, रेट के हवाले से, ज़मीन के हवाले से भी। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन उठा देने से मसला हल नहीं हो जाता। यही बात मैं कह रही थी। उसके लिए इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। और जैसा जमाल भाई ने कहा कि मेयर साहब जिम्मेदार हैं, बिल्कुल मेयर साहब जिम्मेदार हैं। जो सीवरेज का मसला है, मैं जमाल भाई के नॉलेज में ये बात ला दूं, ये मसला आज का नहीं है। मैं तकरीबन, मुझे 12 साल हो गए हैं इस कब्रिस्तान डिपार्टमेंट में, तो ये मसला पिछले 20 साल से चल रहा है मसला ये। उसमें कई मेयर आए और कई गए, ठीक है ना, लेकिन ये मसला स्टिल का स्टिल है। तो सिर्फ एक मुर्तज़ा वहाब साहब पे आप इल्ज़ाम डाल करके आप नहीं कर सकते ऐसे। पहले भी 2-3 मेयर रह चुके हैं। मतलब मुस्तकिल तौर पे कोई हल नहीं निकला, कुछ निकाला गया हल, कुछ काम किया गया, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। मेन मसला ये है कि वो सीवरेज का पानी इलाके का आ रहा है, ठीक है ना। अब कब्रिस्तान में पानी जनरेट तो नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल, वहां से लाइन डाइवर्ट करने की जरूरत है। वो जब तक कि लाइन डाइवर्ट नहीं होगा वो आबादी का वो पानी असल में तो वजह उसकी एक और ये भी है कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की अगर हम बात करें तो उसके गेट के आगे आप देखें वो एक नाला बह रहा है, बिल्कुल, जिससे वो सीवरेज का पानी जो है वो उस नाले में आके गिरता है। बहुत तेज फ्लो है उस नाले से आप मिला सकते हैं इलाके का पानी लाकर, लेकिन थोड़ा घुमा के लाना पड़ेगा उसको, बाहर से लेके। मसला ये है। तो इस इशू को देखें, ये वाटर सीवरेज का इशू है ये, ठीक है ना। तो कब्रिस्तान का मैटर नहीं, कब्रिस्तान में पानी जनरेट नहीं हो रहा, गटर मुर्दे तो पानी ही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो वो तो सब बाहर से आ रहा है पानी वहाँ पर। लेकिन जहाँ तक जमाल अहमद साहब के क्वेश्चन का है ताल्लुक के, मतलब ये अक्सर कब्रिस्तान में इंटरेस्ट भी लेते हैं और आते रहते हैं, करते रहते हैं। तो लेकिन मैं इनसे ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि कम से कम हम सबको चाहिए कि अपना रोल अदा करें। शहर में हमें नई जगह चाहिए, कब्रिस्तान टीम वर्क चाहिए, टीम वर्क भी चाहिए, हर शख्स अपनी जगह पे किरदार अदा करे। हम सिर्फ एक दूसरे पे डाल के मसला हल नहीं होगा। देखिए ना, आज जैसा कि आप देख रही हैं, अभी आपने कहा कि इम्प्लीमेंट नहीं है रेट के हवाले से, लेकिन मैं आपसे ये दावा करूंगा भी, अच्छा, कि मैं सब कब्रिस्तान की बात नहीं करता, लेकिन मेजर कब्रिस्तान जितने भी हैं आप चले जाएंगे, उसमें तकरीबन में 14,300 ये लिया जा रहा है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, मेरे पास कंप्लेन आती है, मैंने 2 दिन पहले भी मोहम्मद शाह से 2 बंदों को गिरफ्तार कराया। एसी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तहा सलीम साहब की इंस्ट्रक्शन थी, मेयर साहब की इंस्ट्रक्शन, जो भी है हमने उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जहां भी इम्प्लीमेंट हो रहा है वो कर रहे हैं। आज भी मेरे पास एक कंप्लेन आई थी, आज उसके लिए पूरी तैयारी मुकम्मल थी कि उसने 30,000 रुपए में बुकिंग कवर की थी। अच्छा, लेकिन उसको ऐन मौके पे कहीं से कुछ इत्तला मिल गई कि वो निकल गया बंदा। अच्छा, वरना रेड पड़ती वहां पे भी। आज फिर एक गिरफ्तारी, अच्छा, फिर FIR कटती है। ये तो बहुत अच्छी बात है और सिंध गवर्नमेंट इस मामले में काफी संजीदा नजर आ रही है। कई इकदामात जो हैं वो पाइपलाइन में मौजूद हैं। बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत अहम टॉपिक है आज, आपके प्यारों की बात हो रही है, इसलिए कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए और समझिए कि क्या मसाइल हैं और किन मसाइल के हल के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। शर्जील गोपलानी साहब, आपसे बात करना चाहूँगी। आपका प्राइवेट, आपने बताया कि आपका खुद इंतज़ाम है, लेकिन इसके बावजूद जो ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लिया गया, कुछ कहना चाहेंगे? देखें, एक तो जो कब्जा मार्च कोर्ट में जो सबको ज़मीन मिली थी, बिरादरियों को, हमें भी मिली थी, उस पर कब्जा हो गया है। और आपको पता ही चला कि किसी और बिरादरी को कब्रिस्तान की ज़मीन दी हो गई, अलॉटमेंट हो गई, जबकि हमारे नाम अलॉटमेंट थी वो मिल गया। सब मौजूद है,
डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई है, तो उनके आपके दोबारा मुलाकात करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं तुर्की के अंदर पुणे में भी गया हूं, कब्रिस्तान में मैंने क्या रोम के मज़ार है, उसके साथ कब्रिस्तान है। इसके बाद में जो राबिया नसीरी की मज़ार नहीं है, वहाँ पे बाकी वो लोगों के मज़ार में गया हूँ इराक में, बहुत से कब्रिस्तान मैंने विजिट किया, मेरे आपके नाज़रीन भी देखे होंगे, मैंने इराक के अंदर भी कब्रिस्तान में गए होंगे और भी मुल्क में कब्रिस्तान में गए होंगे। मुस्लिम ममालिक की बात करूंगा, कहीं भी बाउंड्री वॉल नहीं होती, पक्की दीवार जो है चुनाई हुई। अच्छा, होता क्या है, या तो ग्रिल होगी लोहे की, ताकि जो है कब्रिस्तान कब्रें आपको सर यहाँ पार्कों की ग्रिल नहीं बचती तो आप कब्रिस्तानों को यही बात कैसे वो कर सकते हैं? इतना बुरा हाल होता है। इदारों का काम जो होता है कि एक तो कब्र की जो भी साइज है उसका को ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक संगमरमर की कब्र बनी हुई है, हाँ। दूसरी पक्की बनी हुई है, तीसरी यूं बनी है, एक पैटर्न फिक्स होना चाहिए। एक शहर के अंदर एक कब्र जो बनती है उसका वही पैटर्न सब जगह होना चाहिए और अलाइन होना चाहिए, एक साइज होना चाहिए, एक साइज होना चाहिए। फिर बाउंड्री वॉल्स, अब बाउंड्री वॉल जब आप पक्की बना देते हैं तो उसके बाद फिर वहां पे जो है फुटपाथों में घर बन जाते हैं, 3-3 मंजिला घर बन गए। अब हमारी प्राइवेट लैंड है, में अगर आप नक्शा निकालें कराची का तो वो कब्रिस्तान की जमीन है और 4 साइड से कॉर्नर है, लेकिन 2 साइड पे कब्जा हो गया, तीसरी साइड पे एक सियासी जमात ने अपना दफ्तर बनाया, फिर कोई घास वाला वहां घास लेके बैठ गया। अच्छा, ये सब सारी आशीर्वाद जो है, ये देखें केएमसी के पास 33% इलाका शहर का हो या 2% इलाका शहर का हो, ये आपका ऑल सिटी एरिया तो केएमसी के अंडर में आता है। ये आपने बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है गोपलानी साहब, कि ये जो दीवार बन जाती है उसके साथ साथ दुकानें निकाल के लोग पूरा, क्योंकि ये मैंने लाहौर के जो कब्रिस्तान है वहाँ पे ये चीज़ें मैंने देखी हैं, ख़ासतौर पे मॉडल टाउन का कब्रिस्तान में, हालांकि मॉडल टाउन सोसाइटी बहुत बड़ी और बड़ी खूबसूरत अच्छी सोसाइटी है, लेकिन वहां पे ये चीजें हैं, वो पूरी बाउंड्री वॉल के साथ वो दुकानों का एक पूरा सिलसिला है। जमाल अहमद साहब से भी बात कर लेते हैं थोड़ी। जमाल अहमद साहब, जो ये बाउंड्री वॉल और दुकानों के जो कब्जा माफिया का सिलसिला है, ये यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। वो फूलों की दुकान होते होते पहले वो ठेले पे रखते हैं, उसके बाद फिर वो एक दुकान बन जाती है और फिर वो एक सिलसिला चल निकलता है। बहुत अहम टॉपिक है जी, और मेरे खास तौर पे मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में सखीसन कब्रिस्तान आता है ना, यहाँ पे मैंने किसी को भी दुकान या मकान मसद दुकान टाइप की चीजें, चाहे वो छपरा हो चाहे वो वॉल बनी हो, किसी को लगाने नहीं दिया। 2-4 इस तरह के हैं, एक तो वे खुतबा बनाने वाले बैठे हुए हैं मेन सखीसन के मेन गेट के पास, और कुछ शादमान वाली साइड पे है, और वो पर बेड कोई दुकान नहीं है, ना मैंने बनने दिया ना मैं बनने दूंगा इसको। मेरे कहने का मकसद है कि ये सारी चीजें अगर ये बनती हैं तो किसकी जिम्मेदारी? इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है ना। ये कब्रिस्तान मेयर के अंडर में आता है, मेन रोड मेयर के अंडर में आता है। कब्रिस्तान के इलाके में कोई चीज बनाएंगे तो ये थोड़े ना, अभी देखे ना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 2-4 दिन पहले गदागरों के हवाले से एक नोटिफिकेशन निकाला, आपके इल्म में होगा, आपने टीवी ने चलाया। आप बताएं सारे सिग्नल में गदागर उसी तरह है, और ये शबरात में पूरी गाड़ियां भर के कब्रिस्तान पे उतरेंगी। ये पूरा माफिया है, इस सब एक दूसरे को पैसे दे रहे थे, फ्री में थोड़ी आ रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है, करोड़ों रुपए यहाँ से कमाते हैं। फिर रमजान के पूरे महीने में आप चले जाए धमकल के पास, चले जाए आयशा मस्जिद, चले जाए ब्रिज के नीचे, नागर चुरंगी में नीचे, 5 स्टार के नीचे, सारे कदाकर बैठे। भाई सिस्टम नहीं है। देखिए 16 साल से हुकूमत है, मेरे अब तो फुल इख्तियार था ना। अभी मेरे सरवर भाई ने एक बात की कि उनके आपका भी तो मेयर था, आपके मेयर ने कुछ किया? हमारे मेयर के टाइम में, हमारे मेयर के टाइम में ये सरवर साहब उस वक्त भी थे, ये सरवर साहब उस वक्त भी डिप्टी डायरेक्टर थे और परवेज साहब डायरेक्टर थे। मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं 2013 से एमपी रहा हूँ ना। ये सारी चीजों पर नजर है। मेरे घर पे लोग आते हैं बेचारे फरियाद करते हैं, यार ये बिजी पीसी मैंने बहुत कम करा के किया उस वक्त। तो एमपी बीच के अंदर अगर अभी मेयर की जिम्मेदारी है तो ये जिम्मेदारी तो आपके जो मेयर गुजरे उनकी भी होगी ना। देखें उस वक्त बिल्कुल सही चल रहा था, बहुत अच्छे मामला थे। बीच में जो मैं कह रहा हूँ ना कि जब ये बलदियाती सिस्टम खत्म हो तो फौरी तौर पे मसले के इलेक्शन 1 महीने के बाद हो जाने चाहिए। 8-8 साल 10-10 साल के गैप आए बलदियाती इलेक्शन में, बहुत अच्छे काम हुए। मैं कह रहा हूँ ना कि फारूक भाई ने, मुस्तफा कमाल ने बड़ा अच्छा काम किया। आप तो सिर्फ कब्रिस्तान जरूरी, कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हाल देखे ना। स्टार्ट तो नेमतुल्लाह खान साहब ने किया था, आई थिंक। सॉरी क्या करिए? जो कराची की तरक्की का जो स्टार्ट लिया था वो तो नेमतुल्लाह खान साहब ने लिया था, आई थिंक। तो भाई एंड किसने किया? मुस्तफा कमाल भाई ने किया ना एंड। तो उसको जितना काम दिन रात करके किया, अभी बताया ना जमात इस्लामी के, लेकिन वसीम अख्तर साहब ने तो मेंटेन नहीं किया ना सर जी उस काम को।
मेंटेन नहीं के छोड़े ना, उसी वक्त का टाइम नहीं, मगर जो हमारे टाइम पिछले टाइम थे सर, उसके अंदर तो काम है भाई। देखें अभी 5 लाख रुपए मिलते थे वसीम अख्तर के टाइम में, यूसी चेयरमैन को 5 लाख की तो तनख्वाह निकल जाती है। अभी हमने अल्लाह अल्लाह करके एमक्यूएम पाकिस्तान की कोशिशें करके वो आज 12 लाख मिले, 12 लाख में यूसी। देखिए ये सारा काम बल्दियात का काम है, एमएनएम का काम नहीं है ये, मगर उसके बावजूद हम लगे रहते हैं। 12 लाख रुपए में, 12 लाख में मैं तो कहता हूँ गटर बनाए, गटर के ढक्कन बनाए, स्ट्रीट लाइट लगाए और पानी और सर्विस के काम करें, ये तो करा सकते ना। फिर टाउन के बाद, टाउन आने के बाद 10 यूसी है, 10 यूसी के अंदर उनके पास और जेटी भी आ रही है, उसके बाद दूसरे जो चार्जेस लेते हैं मकानों के और मसले के, वो और जो चीजें इनके पास आती हैं, रिकवरी आती है, बिल बोर्ड की रिकवरी आती है, वो कहाँ जा रही है? कोई आप बता दें कि जमात इस्लामी ने कोई काम करा रहा हो, नजर आ रहा हो? मैं तो भाई पूरे शहर में एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीए, एमएलए और सारे लोग जो इलाकों में घूमते हैं, कहाँ गटर बह रहा है, लोग हमें गटर के लिए, कचरे के लिए। अभी मैंने कब्रिस्तान में कर सॉलिड वेस्ट किसके जमाने में जमाल अहमद साहब, आपके किसी चेयरमैन ने कोई मॉडल टाउन बनाया जिसकी मिसाल दी जा सके कि एमक्यूएम के चेयरमैन ने ये? देखिए जमात इस्लामी तो अभी आई है ना, पीयूष पार्टी तो पूरा है ना, पूरी पीयूष पार्टी से बोल रहे कहीं जमात इस्लामी या पीयूष पार्टी कोई भी एक मॉडल यूसी मुझे दिखा दे, वो एक मॉडल यूसी नहीं है सर। मैं आपके दौर की बात कर रही हूँ सर, जब आप हमारे दौर में, देखिए हमारे दौर में मुस्तफा भाई के टाइम में बड़ा अच्छा था यूसी, अच्छे काम हो रहे थे। सर उस दौर से निकले ना, उसके आगे वसीम अख्तर साहब का भी दौर आया है ना, लोग वसीम अख्तर के टाइम में, देखिए वसीम अख्तर का टाइम तो गुजर गया, मगर उस 5 लाख रुपए मुझे इख्तियार थे। अभी तो मेयर साहब के पास तो हुकूमत भी उन्हीं की है, मेयर साहब तो पावरफुल है, इनके टाउन मैनेजमेंट पावरफुल है, सब पैसा है। ये कह रहे हैं कि हम रोएंगे नहीं, हम काम से रुला देंगे, उल्टा हो गया, ये तो रो रही है, काम भी नहीं कर रहे, ना जमात इस्लामी काम कर रही है, ना ये काम करे, ना काम कर रहे, ना हमें रुला भी नहीं रहे लोग। ठीक है, अब मुझे लगता है शायद अवाम को काम करने की जरूरत है। सरवर साहब, जमीन पर कब्जे के मामले पे आप कुछ कहना चाह रहे थे, जो गुफलानी साहब ने कहा कि उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया, डॉक्यूमेंट्स भी हैं साथ। मैं गुफलानी साहब से पूछूंगा इनको जमीन कब अलॉट हुई थी, वो अच्छा किस सन में अलॉट हुई है? मुस्तफा कमाल के टाइम पे जो है, परवेज मुशर्रफ के दौर में हमें अलॉट हुई थी। अच्छा, और जब ये नॉर्दर्न बाईपास पे जो मार्केट्स भी जानी थी, उसी दौर की बात है, 2003 में आई थिंक, 2003-2004। अच्छा, बहरहाल मेरे इल्म में कोई ऐसा नहीं है कि 2003 में कोई ज़मीन अलॉट हुई है ना। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की है। देखें आखिरी जो ज़मीन जो केएमसी ने मुख्तलिफ बरादरी और अंजुमन को दिया गया है, वो फारूक सत्तार साहब का ज़माना था। 92-93 तक जो है ना मुख्तलिफ बरादरियों को ज़मीनें दी गई थी। अच्छा, उसमें अंजुमन थी, बरादरी थी, उनको ज़मीनें दी गई थी। तो आपको हो सकता है कि मेमोरी थोड़ी सी आपकी मिस्टेक हो रही हो, उसी ज़माने में हुआ हो आपका, तो हो सकता है। लेकिन मसला ये है, ये तो जब डॉक्यूमेंट सामने आएंगे तो फिर सारी चीजें सामने आएंगी ना। क्या जहाँ तक गुफलानी साहब ने कब्जे की बात की ना, देखें जब इनको जमीन दी गई होगी ना, तो उसमें सारे बायलॉज मौजूद होंगे, सारे शिके मौजूद होंगे कि आज आपको जमीन दी जा रही है, इसके 6 महीने के अंदर आप इसकी डेवलपमेंट कराएंगे, 4 दीवारी कराएंगे, कब्जा लेंगे, पेमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब इन्होंने उसको छोड़ दिया होगा जमीन अलॉट करा करके। ठीक है, अब जिस तरह शहर की जो शराइत पूरी नहीं हुई, नहीं, मैं शराइत तो अपनी जगह है, लेकिन जो शहर की जो सूरत हाल है, कब्जा माफिया जिस तरह सरगर्म होती है, जब किसी के बेवा के मकान को नहीं छोड़ती है, जो तो कब्रिस्तान की जगह जो खाली है, लोग स्कूल पे कब्जा कर लेते हैं। और जहां तक गुफलानी साहब ने कहा ना कि किसी को अलॉट कर दिया गया, देखें ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी को अलॉट कर दिया गया होगा। किसी ने कब्जा करा करके कुछ जाली फेक डॉक्यूमेंट्स बना लिया होगा, लेकिन मैं दावे से बोलता हूं कि किसी के नाम वो शिफ्ट नहीं हुआ होगा। क्यों शिफ्ट नहीं हुआ होगा? देखिए सबसे पहले वो शिफ्ट करना जिसको भी होगा, जमीन अलॉटमेंट जो भी होती है वो होती है हाउस से पास होता है। वो जितने भी जमीन आती है वो हाउस में जाती है कि इस बिरादरी को इतनी इतनी दे दी जाए, वो रेजोल्यूशन के जरिए पास होकर के आता है। तो ऐसा किसी को नहीं है कि आपकी जमीन मुझे दे दी जाए, मैंने उसको दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। ये हमने बाउंड्री वॉल भी बना ली थी, गेट भी लग गया था, हमारे पास तस्वीर भी मौजूद हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं, जो गवर्नमेंट की जो लवाजमात थे तमाम पूरे किए गए। अच्छा, उसके बाद जो जमीन, इस ज़मीन के बाद फिर कुछ ज़मीन हमें स्कीम 33 में भी बरादरियों को मिली है। अब उस तरफ भी हमारी बरादरियों को मिली है, उधर खैर हमने उस तरफ नहीं डाला था अपना, लेकिन बाकी मेमन बरादरी को वहाँ भी ज़मीन मिली है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इस ज़मीन पर हमारा जो कब्जा हुआ
उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट तमाम मौजूद हैं। मैं आपके सामने अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इससे पहले मैं आपके पास डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा कहाँ पे निगलेंस हैं और कहाँ पे क्या हमें उस जमीन की बिल्कुल जगह आप केस फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल केस फाइल कर सकते हैं। जी सरवर आलम साहब, ये जो अभी हुकूमत काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है ये कब्रिस्तानों के मामले पे, ख़ास तौर पे कमरों को मिसमार करने वाली माफिया के खिलाफ बड़े इकदाम आप लोग कर रहे हैं, तो कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं या किन किन कब्रिस्तानों को आपने फोकस करके वहाँ पे काम किया है? देखिए, जो शिकायत जो है वो चंद बड़े कब्रिस्तानों के हवाले से ज़्यादा थी, जहां अवाम का ज़्यादा प्रेशर होता है और जहां इर्द गिर्द में लोग थोड़े से खाते पीते लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा शिकायतें ये सब की हैं रेट के हवाले से, जिसमें सकेसन है, मोहम्मद शाह है, सोसाइटी है, जैसा गुपलानी साहब ने कहा लाखों में कब्रें वहाँ जाती हैं। तो अभी हमने जो ऑपरेशन किया है वो 2 को टारगेट हमने किया, एक सखियसन है, एक मोहम्मद शाह है। अच्छा। जिसमें हमने तकरीबन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, FIR कटी है। वो हमने इंतजामिया के साथ, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ मिलकर के, पुलिस के साथ मिलकर वहाँ पर भरपूर कार्रवाई की है। ठीक है, ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब यकीन करें कि हमारी बिल्कुल नज़र, बहुत सख्त नज़र है कि 14,300 से ऊपर रेट ना जाए, कि जो जुर्म करने वाला है वो कहीं बच ना सके, उसको प्रॉपर आप फोकस कर रहे हैं। अच्छा, ये तो एक कब्रों के रेट एक चीज मैं आपको ऐड करूंगा कि अगरचे सबसे पहली आवाम कंप्लेन नहीं करती है, तो कोई नंबर आपका है ऐसा? बिल्कुल, देखिए 1339 लास्ट टाइम भी जो हमने मेयर साहब के जरिए इज्जा किया था, 1339 जो कंप्लेन सेंटर KMC का है, उसमें हमारे पास कई कंप्लेन आई है इस टाइप की, जिसके हमने फौरी तौर पे कार्रवाई भी की है और उसके तहत आज जो कंप्लेन होने जा रही है उसी कार्रवाई के हिस्सा था। 1339 ये वाटर एंड सेवरेज का नहीं, वो 1334 या समथिंग दूसरा नंबर है, ये 1339 KMC के कंप्लेंट नंबर है। अच्छा, अच्छा, तो उस पे कार्रवाई अवाम को चाहिए, कंप्लेंट जरूर करें। ये अवाम की जिम्मेदारी है नाजरीन, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अब एक नंबर अगर आपके पास सामने है तो आप वो रजिस्टर करें वहां पे अपनी कंप्लेंट, ताकि फिर आप शिकायत करने के हक पे होते हैं कि आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया गया। लेकिन अगर आपके पास नंबर है, आप कंप्लेन करेंगे तो फिर आगे पता चलेगा ना। अब हुकूमत अगर काम कर रही है तो बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर से कंप्लेन आती है, अगर हम कार्रवाई नहीं करते, इसके हम जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन लोग, मतलब ये जो गोरकन माफिया कहते हैं ना, लोग इतने खौफजदा होते हैं इससे कि ऐसा ना हो कि हमारे लवाहिकीन की कब्रों को आगे पीछे कर दें, ये कोई कब्रों के साथ बेहुरमती करें, कुछ करें। बिल्कुल। तो कम से कम मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ इस बात के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जहन से डर निकालें और कंप्लेन करें जरूर, और इंशाल्लाह उस पर हम फौरी तौर पे एक्शन लेंगे। आप यकीन कीजिए कि जिस तरह से माफिया से हम टकराए हुए हैं, जिस तरह से हमने इन पे चेक लगाया हुआ है, अच्छा, ये हम जानते हैं कि शहर में हम किस तरह से हम काम कर रहे हैं। ये अच्छा, मैं बिल्कुल इस पे भी बात करूंगी आपसे। जी गुपलानी साहब, क्या कहना चाहते हैं? ये जो गोरकन्स हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या इनका क्या पोर्टफोलियो है कि ये उन कब्रिस्तानों में मौजूद हैं और 3-3, 4-4 जनरेशन से? देखिए, जिस तरह से आपने कहा ना कि आपके कब्रिस्तान में भी जनरेशन से चले आ रहे हैं, इस पेशे में हर आदमी नहीं आता। ठीक है ना। अब इस पेशे में अब लोगों को पैसा नजर आया तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। अब गोरकन माफिया जो बन गई है, ये हमारे पास रजिस्टर्ड सिर्फ 1 साल के लिए होती है। जो लोग भी काम कर रहे होते हैं वो KMC से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ उनको केयर टेकिंग के तौर पर कब्रिस्तान के तदफीन के लिए उनको 1 साल के लिए रजिस्टर्ड करते हैं कि आप तदफीन कर सकते हैं, कब्रिस्तान देख सकते हैं, और कोई कंप्लेन आती है जहां सीरियस नौयत की, तो हम उनको फौरी तौर पे वहां से रिमूव करते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए उनका बैंड लगा देते हैं और ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, आइंदा हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो हमारे पास कई केस ऐसे आए हैं जिनको हमने ब्लैक लिस्ट कराया है। और लास्ट टाइम एक केस आया था हमारे पास जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जो आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी अदालत में केस आया था। गोरकन को हमने ब्लैक लिस्ट किया और आज तक वो कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता वो। और जहां तक मैं उनका मोहम्मद अली मजहर साहब को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने, जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि शहर में इतनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है सबके पास, लेकिन कब्रिस्तान का प्रोविजन नहीं है किसी के पास, वो जिंदगी भर अपने से उनसे मरात लेते हैं, जब बंदा मर जाए तो बॉडी KMC के हवाले। ठीक।
तो कम से कम जितनी बड़ी सोसाइटियां हैं इनके पास अपना कब्रिस्तान का प्रोविजन होना चाहिए। बिल्कुल, कि आप बिल्कुल उनकी वो भी तदफीन की जिम्मेदारी भी तो लेना। जहाँ जब मस्जिद बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, पार्क्स बन रहे हैं, तो भाई जो इंसान वहां पर रह रहा है, एक दिन मौत तो बरहक है, एक दिन उसको जाना है, तो उसके लिए आगे की भी तो प्लानिंग होनी चाहिए। ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये SBCA को जो है इसमें डालना चाहिए, जो एमिनिटी की जो कैटेगरी होती है हाउसिंग की, तो उसमें बिल्कुल ये प्रोविजन रखना चाहिए और ये जरूरी भी है। नहीं, जस्टिस मोदली साहब ने रूलिंग दी कि उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया कि उस कोई भी सोसाइटी उस वक्त तक अब रजिस्टर्ड ना हो जब तक उनके पास हाउसिंग सोसाइटी का प्रोविजन ना हो। देखें अभी लास्ट टाइम आपने न्यूज़ भी देखा होगा, आपने चलाया भी है न्यूज़ कि चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर कराची, मेयर कराची ने कितना सीरियस एक्शन लिया है इस मसले पे। मीटिंग भी हुई है और चीफ सेक्रेटरी साहब ने कमिश्नर साहब से भी कहा है कि अब वो ज़मीन निकालें कम से कम 2500 एकड़ इस शहर में, ताकि हम नए कब्रिस्तान बना सकें। देखें अब बिगड़ तमाम मसले का हल नए कब्रिस्तान है जिसके तहत। बिल्कुल सरवर साहब, आपने ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मसले का हल हमें ढूंढना चाहिए, लेकिन नए कब्रिस्तानों में एक चीज़ ज़रूर मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अलाइनमेंट। देखिए कोई भी हाउसिंग सोसाइटी भी आप देख लें तो एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, एक इंतज़ामिया होती है, एक उसकी। अब एक कब्र की लाइन अगर वो शुरू हो रही है, कोई कब्र बड़ी है, कोई कब्र छोटी है, उसमें बच्चों की भी कब्र है, उसमें फिर वो कोई 3 मंजिला है, किसी में संगे मरमर लगा हुआ है, कोई बेचारी बिल्कुल ही बेहाल है। तो मतलब एक कुछ ऐसा जो निज़ाम है वो मुतारिफ करवाएं कि कब्रिस्तानों में जो सूरत हाल है वो इतनी बुरी ना नज़र आए। देखिए मैं जरूर आप करें। आपकी कोई शक नहीं है कि सूरत हाल कब्रिस्तान की बहुत ख़राब है। बीइंग ए मुसलमान हम लोग सारी ज़िंदगी एक जद्दोजहद अच्छी कब्र के लिए कर रहे होते हैं कि हमारी कब्र अच्छी हो जाए, और सबसे बेतरतीब वही है हमारी, बदकिस्मती हमारी ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा सर ने कहा कि कब्रिस्तान एक आइडियल पोजीशन में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ ना, सिविक सेंस। अब इसमें होता यह है कि मेरे बाप की कब्र मौजूद है, ठीक है ना, अब उसके बराबर में दूसरी कब्र मौजूद है, लोगों की फरमाइशें बहुत होती हैं, हम ये कर देते हैं, गोरखान को मजबूर कर देते हैं कि नहीं हमें यहाँ पर कब्र बनाकर भले ज्यादा पैसे ले लो लेकिन हमें ये वाला तो चाहिए। इस तरह से जितने बड़े बड़े रास्ते थे वो सब सिमट गए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सरवर आलम साहब। जमात इस्लामी के MP मोहम्मद फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फारूक साहब। वालेकुम सलाम। फारूक साहब, बहुत अहम मौजू है आज का, कैसे देखते हैं? आपने कभी इस मौजू पे आवाज़ उठाई? आपने इन मसाइल, जो कब्रिस्तानों के मसाइल हैं, दुनिया से जाने वाले लोगों के जो मसाइल हैं, उनके हल के लिए कोई कानून है हमारे शहर में या मुल्क में? शुक्रिया जनाब, आपने एक अहम इशू पे मुझे ऑनलाइन लिया है। देखें, यहाँ तो जिंदा लोगों के लिए भी उस तरह के इंतजामात नहीं है ना, तो यहाँ तो ज़िंदगी मफलूज नज़र आती है इस शहर के अंदर, ख़ासकर हमारे सूबा सिंध और कराची शहर के अंदर। तो इस तरह से कब्रिस्तानों की जो आप बात कर रही हैं, यकीनी तौर पे एक हॉट इशू है। इस वक्त कराची शहर की आबादी और उस आबादी के लिहाज से यहाँ के कब्रिस्तान जो है नाकाफ़ी हैं। सबसे पहला काम तो ज़ाहिर है हुकूमत का वक्त का काम है कि इस पर कोई इस तरह की कानून साजी करें कि हमारे जो ये जो नए अपार्टमेंट बन रहे हैं और नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, इनको पाबंद किया जाए। अगर बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है तो उसके साथ कुछ ना कुछ कब्रिस्तान की जगह होनी चाहिए, या नए शहर आबाद होते हैं तो उसके अंदर भी कब्रिस्तान की जगह बन रही होती है। तो ये एक इशू तो ये है कि यहाँ पे इस तरह की कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि जो कब्रिस्तान मौजूद भी हैं वहां पर भी लोग अपनी मर्जी आपके तहत चल रहे हैं। कोई किसी ने ठेके पे ले लिया है, कोई गोरकन मौजूद है, सियासी तौर पर जो है वो वाबस्तगियों से वहाँ पर जो है वो उनको ठेके दे दिए जाते हैं, उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, गोरकन खुद अपनी मर्जी चलाते हैं। कोई रेट इनका, अभी इस दफ़ा इन्होंने सिंध हुकूमत ने कबर का कोई जो है वो रेट मुकर्रर किया है, लेकिन उस पे अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं नजर आ रहा कि ये देखें, उस वक्त जब बंदा जब कबर होती है, जब बंदा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा होता है, तो लवाहिकीन जो है ज़ाहिर है गम की हालत के अंदर होते हैं। तो ना तो लोग पैसे का पूछते हैं, ना वो दीगर चीज़ों का पूछते हैं,
और जाहिर है जो उनके अजीज व अकारिब होते हैं वही पेमेंट कर रहे होते हैं। तो एक इशू तो है कि वहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं होता, कोई ऑफिस मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि देखें, हुकूमत सिंध अभी तक जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसकी जो म्यूनिसिपल की चीजें हैं वो अभी तक नीचे पावर डिवॉल्व नहीं कर सकी। कुछ है कि ये कब्रिस्तान वाले मामले को भी ये टाउन या यूसी की सतह तक जो है मैनेज कर रहे हैं। तो मेरी तो जाहिर राय यही है कि इसको टाउन की सतह तक मैनेज होना चाहिए, यूसी की सतह तक मैनेज होना चाहिए, वो जिम्मेदार होना चाहिए। और वहीं से जो है वो कोई उसकी जो है वो ऐसी बॉडी मौजूद हो जो इसको कंट्रोल कर रही हो, रेट भी कंट्रोल कर रही हो, और कब्रों की निकालने के लिए भी कोई ना कोई इंतजाम कर रही हो। एक और इश्यूज भी है जी फारूक साहब, आपको नहीं लगता कि एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते क्या किसी शहरी का इतना भी हक नहीं है कि अगर वो मर जाता है तो उसे ज़मीन जो है वो मुयस्सर आ सके? ज़रूरी है कि उसे 14,300 या 40,000 या 1 लाख देकर ही ज़मीन मिले? ये तो देखें, हमें हमारी शरीयत और हमारा दीन जो है वो इस पर हमारा हक है ये बुनियादी। और ज़ाहिर हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो हमें दें। जो शख्स ज़ाहिर अपनी जान से जाता है, अपने अजीज़ व अकारिब को लोग इकराम के साथ जो है वो तदफीन करना चाहते हैं उसकी। हर शख्स आता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे कोई बुजुर्ग अगर कोई इंतकाल हो तो तकरीम के साथ जाते हैं। हम मट्टी भी साफ कर रहे होते हैं अपने हाथों से। हम जो है वो कोशिश करते हैं कोई जो है वो उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा मौजूद ना हो। तो इज्जत और तकरीम हम क्योंकि जिंदगी में भी देते हैं और फिर मरने के बाद तो ज़हर उसको देते हैं। तो ये काम बहर हुकूमत वक्त का है। हुकूमत को सीरियस इस पे जो है वो कानून साजी करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमें इसको जो है वो म्यूनिसिपल के हवाले करके नीचे तक जो है इसको पावर को डिवॉल्व करना चाहिए। अच्छा, म्यूनिसिपल के हवाले करना चाहिए। सरवर साहब, ये बात तो हकीकत है कि केएमसी का कोई ऑफिस कहीं किसी कब्रिस्तान में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से कब्रिस्तानों में ऑफिस मौजूद है। अच्छा, हाँ, लेकिन हाँ मतलब अजीमपुरा कब्रिस्तान में ऑफिस मौजूद है हमारा। अच्छा, ठीक है ना, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में ऑफिस है। ठीक है। इस तरह से ऑफिसेज मौजूद हैं कुछ कब्रिस्तानों में, लेकिन बहुत से में नहीं है, अक्सरियत में नहीं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन ऑफिस होना चाहिए। देखिए, असल में हमें जो है ना जहाँ पर पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन हो, और आजकल तो जदीद जो टेक्नोलॉजी है, एक सिस्टम भी अगर रखा हो तो पूरा रिकॉर्ड बड़े आराम से मेंटेन। देखिए, मैं आपको रिकॉर्ड के मुतालिक बताऊं कि हमारे जितने केएमसी के रजिस्टर्ड ग्रेवयार्ड हैं, इसमें कम से कम आपको 30-40 साल पुराना रिकॉर्ड तो मिल जाएगा। अच्छा, वो रजिस्टर में ही मैनुअल, किसी मैनुअल, जाहिर सी बात है। ये तो 30-40 साल पहले तो कंप्यूटर वगैरह नहीं था। और गोरकन तो बनाए ना, आप पाकिस्तान को डिजिटलाइज करें ना। देखिए, हमारे पास गोरकन जो इनलिटरेट है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी बहरहाल सर इतने सारे आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेरोजगार फिर रहे होते हैं। आप दें एक ऐड लगाएं, आप देखें कितने नौजवान आते हैं। मैं पॉलिसी बयान तो नहीं दे सकता लेकिन मैं जहां तक डेटा के हवाले से बात कर दूं कि कोविड के ज़माने में जब हम एक पीटीआई की हुकूमत या सद उमर साहब इस्लामाबाद से लीड कर रहे थे और तमाम चीफ सेक्रेटरीज और हम भी मौजूद थे चीफ सेक्रेटरी के साथ यहाँ पर, आप बिलीव कीजिए कोविड के ज़माने में डेटा सिर्फ कराची ने दिया था। मैं उस पर डिप्टी डायरेक्टर था, डायरेक्टर इकबाल परवेज साहब थे, हम उस मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा। और उन्होंने इकरार किया था कि सिर्फ डेटा भी कोविड के लिए कराची ने दिया है और किसी सिटी ने डेटा उनको नहीं दिया था, वफाक को। अच्छा। कि कितनी कोविड की तदफीन हुई है, कितनी कोविड की में अमवात हुई है, वो सिर्फ डेटा हमने फराहम किया था उनको। ठीक। ये दो जो मामला थे वो कराची पे बड़े बुरे आए थे, एक तो सिंध में भी, वैसे तो सारा मुल्क ही मुतासर था इस पे, लेकिन कराची में खास तौर पे, और एक कोविड का वक्त और एक वो वक्त जब रमजान थे और वो जो गर्मी की लहर आई थी, हीट स्ट्रोक आई थी, वो बहुत तकलीफ दे थे वो मामला। हम फारूक साहब से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फारूक साहब, आप समझते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान की तरफ हमें जाना चाहिए? ये जो कोई भी महकमा है तो उसे टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना चाहिए और इसकी तरफ भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, असल में होना चाहिए। ये इसमें कहनी ये चीज है, जब देखें हम डेथ सर्टिफिकेट नादरा के जरिए से असेंबली में बैठे हुए हैं ना, आपने कोई ऐसी सजेशन दी? जी बिल्कुल, मैं दे दूंगा सजेशन।
अभी तो 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है। सर लेकिन एक बात दिन ये में है कि- सजेशन दी जाती, हम यहाँ 1 घंटे के प्रोग्राम में इतनी सजेशंस निकाल लेते नहीं हैं। होती वहाँ, खाली सजेशन नहीं होती ना, वहाँ देखें, वहाँ तो आपकी नोटिफाई होती चीजें, इस तरह बगैर उसके नहीं होती। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें हम तो अभी अपनी असेंबली के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि असेंबली का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 2010 से पहले का रिकॉर्ड डिजिटलाइज नहीं है हमारा। आप अच्छा। कब्रिस्तान की बात कर रही हैं, ओह, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम अभी कितना पीछे हैं। और फिर मैं वही कह रहा हूँ कि कब्रिस्तान के अंदर एक पर्ची बनती है जो जरूरी होती है डेथ सर्टिफिकेट नादरा के बनने के लिए, जो यूसी ऑफिस में जमा होती है। उस पर्ची की बुक्स जो है ना, डिफरेंट लोगों के पास हाथों में मौजूद होती हैं, जिसपे केएमसी की जो है वो मोहर लगी होती है। और आप कवर लें या ना लें, आपको आराम से 2,500 से 3,000 रुपए में वो पर्ची मिल जाती है कि आप ये पर्ची ले लें। तो ये अच्छा। इस तरह का निजाम चल रहा है यहाँ पर। इस पे मैं- तो डायरेक्ट सिस्टम, असल बात यही है कि जब तक इसको मैनेज नहीं किया जाएगा, और मैनेज करने के लिए जरूरी है कि मैनेजमेंट के लोग मौजूद हों ठीक जो है। कुछ करना चाहते हों। मैं फिर भी कहूंगा कि जब जिंदा लोगों का मैनेजमेंट पूरी हो जाएगी ना, तो कब्रों के भी इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी, साथ हो जाएगी। लेकिन इसमें हमें बहरहाल इस वक्त सरेदस्त सबसे अहम इशू ये है कि इस वक्त कब्रिस्तान बहुत सारे पूरे हो चुके हैं, सील हो चुके हैं, और वहाँ कब्रें जब अवेलेबल नहीं होती तो फिर इसमें भी जो है ना वो ब्लैक मार्केटिंग होती है। अच्छा। इसमें भी ब्लैक मेलिंग होती है। फिर वो ठीक। रेट जो है ना ज्यादा लेते हैं। ठीक। फिर वो कहते हैं कि 14,000 के हैं, तो अभी तो कबर नहीं है, फिर वो ठीक। कोशिश करता है, फिर वो 28-30 हजार तक जाता है। तो ये जब तक के इसको मैनेज नहीं करेंगे, डिजिटलाइज नहीं मैनेज करने की करेंगे और जरूरत है। एक उसमें नहीं करेंगे, जब तक के ये इशू रहेगा। ठीक है, ठीक है, वक्त अब बिल्कुल कम रह गया है। गोपलानी साहब, 1 लाइनर आपसे भी लेना चाहूंगी, कोई मैसेज देना चाहें तो जल्दी से दें। देखिए, इस वक्त केएमसी जो है, इस वक्त सफाई का निज़ाम जो चल रहा है कब्रिस्तानों में, मैं अप्रिशिएट करूंगा। आज मैंने विजिट किया है, इनकी सॉलिड वेस्ट की टीमें काम कर रही हैं। ठीक है। मैं वही एक बात ये कहूंगा कि जो आप साल में शब बारात पे इतनी तैयारी करते हैं, सारा साल कर सारा साल करें, कुछ नहीं तो हर 3 महीने में कम से कम सफाई करें। और खास तौर पे वही जो कब्रिस्तानों में गोरकन के मकानात समेत कोई मकान नहीं होना ठीक है, चाहिए। फारूक साहब की ही बात के मैनेजमेंट की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जी सरवर साहब, जल्दी से आप भी बताइए क्या कहना चाहते हैं। एक तो फारूक साहब ने जिस तरह कहा गोरकन पर्ची बना देता है 2,500 से 3,000 में, तो बहरहाल मैं फारूक साहब की बात को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर उसमें ऐड करूंगा कि हमारे जितने रजिस्टर्ड केएमसी के ग्रेवयार्ड हैं, आप जाके उसमें से आप पर्ची 2 लाख भी देंगे ना, आपको बना के नहीं देगा। अच्छा, जाली पर्ची बना के नहीं देगा आपको वो कभी। अच्छा, हाँ, जो अनरजिस्टर्ड ग्रेवयार्ड हैं, जहाँ आसानी से बन जाती हैं चीजें जो हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो वहां पर मिल जाएगा आपको। अच्छा। लेकिन आपको वहां से ठीक है, यूसी, यानी यहाँ पे सख्त एक कानून है। हमें 2 चीज आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि तमाम यूसी सेक्रेटरी से और जितने भी यूसी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, उनसे दरखास्त है मेरी कि बेगर कब्रिस्तान के पर्ची और केएमसी के चालान के वो मेहरबानी करके डेथ सर्टिफिकेट ना ठीक बनाएं। ठीक है, ठीक है, और बहुत जहाँ शुक्रिया। तक एक मैं ऐड करूंगा कि जी। अभी कब्रिस्तान में लोग लाखों लोग जाएंगे, मैं सबके हाथ में शॉपर होगा, जब वापस आएंगे वो तो भी शॉपर सफाई का हाथ ख्याल, में नहीं वही होगा। civic- तो मेहरबानी करके शॉपर वापस अपने साथ बाहर लेकर के सिविक लाके सेंस डस्टबिन की भी में डाल बात। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सरवर आलम साहब के आप तशरीफ लेके आए, बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब के आप तशरीफ लेके आए, बहुत शुक्रिया जमाल अहमद साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हमारी कोशिश यही होती है कि मसाइल अगर सामने रखें तो प्रोग्राम के एंड पे कोई कंक्लूजन ऐसा निकाला जा सके कि उसका हल भी सामने आए। और बहुत अच्छी बात है कि डिजिटल करना चाहिए, इस निज़ाम की तरफ भी आना चाहिए, जदीद चीज़ों को अपनाना चाहिए, बहुत ज़रूरत है इस काम को करने के लिए। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।